नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास बंद दरवाजा पार्ट 2। लिंटन रोड पर स्थित बंसल लॉज के 15 नंबर फ्लैट के मुख्य द्वार पर सुनील ने धीरे से दस्तक दी। तुरंत भीतर से कदमों की आहट सुनाई दी। कोई दरवाजे की दूसरी तरफ आकर ठिठका। सुनील ने फिर दस्तक दी। भीतर से स्त्री स्वरों में फुसफुसाहट की आवाज़ें सुनाई दी। फिर खामोशी छा गई और फिर आवाज आई, कौन है? टेलीग्राम, सुनील भारी स्वर में बोला। किसका? पूछा गया। मिस लवलीन प्रभा का। दरवाजा खुला। सुनील ने तुरंत दरवाजे को धक्का दिया और फ्लैट के भीतर दाखिल हो गया। उसे लगा कि दरवाजे के पार पहले कोई और भी खड़ा था, जो दरवाजा खुलते ही वहां से भाग गया था। फ्लैट के पिछवाड़े में कहीं बाथरूम था, जिसमें से नल चलने की आवाज आ रही थी। सुनील ने अपने सामने खड़ी युवती को देखा। वह बेहद खूबसूरत थी और अभी अभी नहाकर हटी मालूम होती थी। उसने अपने जिस्म पर जो लंबा सा टखनों तक पहुंचने वाला लबादा पहना हुआ था, वह जगह जगह से गीला था। कौन हो तुम? वह क्रोधित स्वर में बोली। तुम लवलीन प्रभा हो? सुनील उसे गौर से देखता हुआ बोला। तुम कौन हो? सुनील ने उनके कनपट्टियों के पास से गीले बालों पर निगाह डाली और फिर बोला, मैं जरा अंजना मलिक से मिलना चाहता हूँ। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने पूछा है तुम कौन हो? अंजना यहाँ फ्लैट में मौजूद है। उसका यहाँ क्या काम? बाथरूम में कौन है? कोई नहीं। बाथरूम से नल चलने की और नंगे पैरों के फर्श पर पड़ने से पैदा होने वाली थप थप की आवाज़ अभी भी आ रही थी। तुम लवलीन प्रभा हो ना? सुनील ने फिर से पूछा। हूँ, तो क्या? वह रुक्ष स्वर में बोली। तुम्हारे यूं झूठ बोलकर यहाँ घुसे चले आने का मतलब? सुनो, मेरा नाम सुनील है। मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ और मेरा अंजना मलिक से फौरन मिलना निहायत ज़रूरी है। क्यों? यह मैं अंजना को ही बताऊंगा। तुमने यह कैसे सोच लिया कि वह यहाँ होगी? देखो, जैसे मुझे मालूम हो गया है कि अंजना यहाँ हो सकती है, वैसे ही पुलिस को भी यह बात मालूम हो सकती है। पुलिस? वह फुसफुसाई। पुलिस उसकी तलाश में किसी भी क्षण यहाँ पहुँच सकती है और उसकी भलाई इसी में है कि ऐसी नौबत आने से पहले वह मुझसे बात कर ले। हे भगवान! देखो, मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम लवलीन प्रभा हो तो मैं तुम्हारे बारे में जानता काफ़ी कुछ हूँ। क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? यानी कि तुम लवलीन प्रभा हो? हाँ, तुम विश्वनगर की रहने वाली हो और वहाँ से कृष्ण बिहारी लाल तुम्हें स्टार बना देने का झांसा देकर यहाँ लाया था। ऐसा ही झांसा उसने अंजना मलिक को भी दिया था और वह विशालगढ़ की अपनी बैंक की नौकरी से किनारा करके हीरोइन बनने के सपने देखती हुई उसके साथ यहाँ आ गई थी। कृष्ण बिहारी लाल के माध्यम से ही शायद तुम अंजना से मिली थी, क्योंकि तुम दोनों ने एक ही आदमी से एक ही तरह का धोखा खाया था। इसलिए तुम दोनों में दोस्ती हो गई थी और तुम अंजना को अपने फ्लैट पर ले आई थी। अपने फ्लैट पर उसे मैं आज दोपहर बाद ही लाई थी, इसलिए मुझे हैरानी हो रही थी। यानी कि तुम कबूल करती हो कि बाथरूम में अंजना मौजूद है तो क्या? अंजना आज पहले रात कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट पर गई। मैं पुलिस से पहले यह जानना चाहता हूँ कि वह वहाँ क्या कर रही थी। फिर पुलिस? यह तुम बार बार पुलिस का जिक्र क्यों कर रहे हो? अंजना को मालूम है, उसे बुलाओ। लवलीन प्रभा एक क्षण हिचकिचाई, फिर वह उच्च स्वर में बोली, अंजना, जरा यहाँ आओ। अच्छा। भीतर से आवाज़ आई। तुरंत नल चलने की आवाज़ बंद हो गई। सुनील ने अपनी जेब से लकी स्ट्राइक का पैकेट और लाइटर निकाला और उससे पूछा, इजाज़त? उसने सहमति से सिर हिला दिया। ज़रूर, शौक से। सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया और उसके छोटे छोटे कश लगाता हुआ प्रतीक्षा करने लगा। उसने बैठने का उपक्रम नहीं किया। लवलीन प्रभा भी उससे थोड़ी दूर खड़ी रही। थोड़ी देर बाद ड्रेसिंग गाउन पहने एक उस जितनी ही खूबसूरत युवती वहां पहुंची। सुनील ने उसे फौरन पहचान लिया। वह वही युवती थी जिसे उसने बदहवास हाल कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट वाली इमारत से बाहर भागते देखा था। सुनील पर निगाह पड़ते ही उसके मुंह से सिसकारी निकल गई। यानी कि तुमने भी मुझे पहचान दिया है? सुनील धीरे से बोला। वह खामोश रही। वह लवलीन प्रभा की बगल में आ खड़ी हुई और उसने यूं उसकी बाह थाम ली जैसे उसे सहारे की सख्त ज़रूरत हो। तुम अंजना मलिक हो ना? सुनील ने उससे पूछा। उसने सहमति में सिर हिलाया। मैंने तुम्हें कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट वाली इमारत से बाहर निकलते देखा था। नामुमकिन, लवलीन प्रभा बोली। यह हो ही नहीं सकता। यह तो शाम से ही यहाँ मेरे साथ है।
ये बातें छोड़ो, तुम दोनों पहले कुछ कपड़े वपड़े पहन लो, क्योंकि पुलिस किसी भी क्षण यहाँ पहुँच सकती है। पुलिस का नाम सुनते ही अंजना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। आओ। लवलीन प्रभा ने उसकी बाँह पकड़ी और लगभग जबरन उसे एक ओर ले चली। उसने एक बंद दरवाजा खोला और दोनों भीतर दाखिल हो गई। सुनील को उसके भीतर की केवल एक झलक मिली, जिससे उसे लगा कि वह एक बेडरूम था। फिर दरवाजा बंद हो गया। जिस दरवाजे से अंजना निकली थी वह खुला था। वह भी पहले बेडरूम था। सुनील चुपके से भीतर दाखिल हो गया। उसके परले सिरे पर वह बाथरूम था, जहाँ से नल चलने की उसे आवाज़ें आती रही थी। वह भीतर दाखिल हुआ। नल उस वक्त बंद था। बाथ टब का नीचे का ढक्कन खुला हुआ था और पानी उसमें से बाहर बहता जा रहा था। दरवाजे के पास एक पायदान पड़ा था, जिस पर गीले गीले धब्बे दिखाई दे रहे थे। उसके समीप ही एक गीला तौलिया पड़ा था। बाथरूम में किसी प्रकार के कपड़े मौजूद नहीं थे। उसके चेहरे पर उलझन के भाव आए। फिर वह वहाँ से निकलकर बेडरूम में आया। वहाँ एक दीवार के साथ वार्डरोब बनी हुई थी। उसने वार्डरोब का दरवाज़ा खोला। वहाँ एक हैंगर पर फर के कॉलर वाला भूरे रंग का चमड़े का कोट टंगा हुआ था। सुनील ने कोट का निचला भाग थामा और सावधानी से उस पर अपनी उंगलियां फिराई। कोट एकदम सूखा था। उसके चेहरे के उलझन के भाव और गहरे हो गए। वार्डरोब में ही नीचे फर्श पर कई जोड़ी सैंडल पड़ी थी, लेकिन उसमें सफ़ेद रंग की वे सैंडलें नहीं थी जो उसने सुभाष मार्ग पर अंजना के पैरों में देखी थी। अभी थोड़ी देर पहले जब उसने अंजना को देखा था तो स्लीपर पहने हुए थी। तभी अंजना और लवलीन प्रभा वहां पहुंची। दोनों सलवार कमीज पहने थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लवलीन प्रभा तनिक रुक्ष स्वर में बोली। तुम्हारा फ्लैट देख रहा था, सुनील सहज स्वर में बोला। बहुत सुंदर है। वह खामोश रही। अंजना, सुनील अंजना की तरफ घूमा। तुम्हारी जानकारी के लिए इंद्र कुमार यहाँ आया हुआ है और उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। अंजना के मुंह से हल्की सी सिसकारी निकली। वह तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है और वह कृष्ण बिहारी लाल को धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल भिजवाने की नीयत से यहाँ आया था। इस नीयत से वह पहले पुलिस के पास गया था। जब पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी थी तो वह हमारे अखबार के दफ्तर में आया था। केस में हमारी भी दिलचस्पी हो गई थी, इसलिए हमने कृष्ण बिहारी लाल की खोजबीन करनी आरंभ की थी। इसी कोशिश में हमें लवलीन प्रभा का पता लगा था और इसी से हमें कृष्ण बिहारी लाल का पता लगा था। ओह, लवलीन प्रभा बोली। जो लोग मुझसे इस बारे में पूछताछ कर रहे थे वे अखबार के आदमी थे। यही समझ लो। अंजना, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। आज शाम जब मैं कृष्ण बिहारी लाल से मिलने की नीयत से सुभाष रोड गया था तो वहाँ की 248 नंबर इमारत में से मैंने तुम्हें ही भागते देखा था। दोनों लड़कियों की निगाहें मिली। तुम कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट में क्या करने गई थी? सुनील ने अंजना से पूछा। मैं फ्लैट में गई कहाँ थी? वह बोली। मैं वहाँ गई थी तो मुझे फ्लैट का दरवाज़ा बंद मिला था। मैंने कई बार घंटी बजाई थी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला था। हार कर मैं वापस लौट आई थी। तुम फ्लैट के भीतर नहीं गई थी? नहीं, दरवाज़ा खुलता तो जाती ना। तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हारे वहाँ से जाने के थोड़ी देर बाद ही कृष्ण बिहारी लाल का हृदयनाथ नाम का पड़ोसी पुलिस बुला लाया था। क्यों? क्योंकि उसने कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट में से किसी युवती के विक्षिप्तों की तरह रोने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी थी और उसे इस बात पर अफसोस जाहिर करते सुना था कि इतनी खूबसूरत और नौजवान होते हुए भी वह हीरोइन नहीं बन सकी थी। फिर उसने किसी के धड़ाम से इतनी जोर से फर्श पर गिरने की आवाज़ सुनी थी कि उसके फ्लैट की दीवारें हिल गई थी। उसने समझा था कि फ्लैट में कोई फौजदारी हो गई थी और इसलिए वह जाकर पुलिस को बुला लाया था। प्रत्यक्ष हृदयनाथ उस किस्म का आदमी है जो अपने मतलब से मतलब नहीं रख सकता और दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाने से बाज नहीं आ सकता। बहरहाल मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ अंजना कि जब तुम इमारत से निकलकर सड़क पर जा रही थी तो क्या पुलिस की गश्ती गाड़ी तुम्हारे पास से गुजरी थी? क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि उस वक्त तुम्हारे चेहरे पर ऐसा आतंक और बदहवासी थी कि तुम्हारी सूरत देखकर अंधा भी कह सकता था कि अभी अभी तुम्हारे साथ कोई भयंकर घटना घटित होकर हटी थी। अंजना ने होठ काटे। वह फिर परेशान दिखाई देने लगी। जवाब दो, सुनील बोला। हाँ, वह बोली। पुलिस की गश्ती गाड़ी मुझे रास्ते में मिली थी। 248 नंबर इमारत से कितनी दूर? काफ़ी दूर। उसमें बैठे पुलिसियों ने तुम्हें देखा था? ज़रूर देखा होगा। तब तुमने क्या किया था? पुलिस की गाड़ी देखकर
मैं और भी घबरा गई थी। मैंने चलना बंद कर दिया था और उनकी तरफ पीठ फेर कर खड़ी हो गई थी। उनके वहां से गुजर जाने तक मैं यूं ही खड़ी रही थी। तुम सच कह रही हो कि तुम कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट के भीतर दाखिल नहीं हुई थी? हाँ। तुम्हें वहां भीतर से किसी तरह की आहट सुनाई दी थी, जैसे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़, या किसी के विक्षिप्तों की तरह रोने की आवाज़, या किसी भारी चीज़ के धड़ाम से फर्श पर गिरने की आवाज़? नहीं। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम वाकई फ्लैट के भीतर नहीं घुसी थी? नहीं। और तुम? सुनील लवलीन प्रभा से संबोधित हुआ। मैं क्या? वह हड़बड़ा कर बोली। आज रात तुम गई थी वहाँ? कहाँ? कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट पर? हाँ। हरगिज नहीं। आज रात 8 सवा 8 बजे के आसपास तुम कहाँ थी? अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर गई थी। तो इतनी जल्दी क्यों लौट आई? मेरा अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया था, मैं उसे छोड़कर आ गई थी। आज रात तुम दोनों में से किसी का कृष्ण बिहारी लाल से मिलना तय किया हुआ था? नहीं। लवलीन प्रभा बोली। मैंने भी नहीं, अंजना बोली। देखो देवियों, मेरे सामने झूठ बोलना आसान है, क्योंकि मैं तुम्हें सच बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन पुलिस के सामने झूठ बोलना इतना आसान ना होगा। वे लोग तुम्हें सच बोलने के लिए मजबूर कर सकते हैं और फिर तुम्हारे सच पर भी अविश्वास जाहिर कर सकते हैं। और विश्वास जानो, देर सवेर पुलिस यहाँ आती ही होगी। किस लिए? लवलीन प्रभा ने पूछा। क्योंकि उन्हें अंजना की तलाश होगी और उन्हें यह भी मालूम होगा कि उन्हें अंजना यहाँ मिल सकती है। कैसे मालूम होगा? जैसे मुझे मालूम हुआ। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उत्तर में सुनील ने एक जोर की जमाई ली। देखो, लवलीन प्रभा क्रोधित स्वर में बोली, तुम इस असहाय लड़की को खामखा परेशानी में डालने की कोशिश कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ? सुनील ने हैरानी से पूछा। तुम खामखा इसको कत्ल के केस में उलझाने की कोशिश कर रहे हो। एकाएक सुनील का चेहरा कठोर हो उठा। उसने सीधे लवलीन प्रभा की आंखों में देखा और कर्कश स्वर में बोला, यह कत्ल का जिक्र किसने किया? तुम्हें कैसे मालूम है कि यह कत्ल का केस है? वह घबरा गई। फिर किसी प्रकार उसने स्वयं पर काबू पा लिया और अपने स्वर को भरसक सुसंयत करती हुई बोली, मैंने अंदाजा लगाया है, तुम ढेरों सवाल पूछ रहे हो और बार बार पुलिस पुलिस गा रहे हो। मैंने सोचा कि कत्ल का केस होगा। किसके कत्ल का? मुझे क्या मालूम? वह उखड़ कर बोली, मुझे कोई अंदाजा नहीं। सुनो, सुनील एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला, मेरे ख्याल में तुम दोनों ही आज रात कृष्ण बिहारी लाल से मिलने वाली थी। अंजना, तुमने 2 बार कृष्ण बिहारी लाल से फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं हो सकी थी। पहली बार तुमने उसके लिए संदेशा छोड़ा था कि वह आते ही तुम्हें 22104 पर फ़ोन करे। मुझे मालूम है कि यह नंबर यहाँ का है। इसी से मैंने जाना था कि तुम यहाँ हो सकती थी। तुम्हारा दूसरा संदेश उसे अपने फ्लैट पर आने से थोड़ी ही देर पहले मिला था, जिसमें तुमने उसे कहा था कि वह लवलीन प्रभा को कह दे कि तुम 20-25 मिनट देर से आओगी। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ही हीरोइन बनने की इच्छुक थी और कृष्ण बिहारी लाल से धोखा खा चुकी थी। कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट के बाथरूम में एक लड़की मौजूद थी जो रो रो कर इस बात की दुहाई दे रही थी कि इतनी खूबसूरत और नौजवान होते हुए भी वह अभिनेत्री नहीं बन सकी थी। मेरा ख्याल है कि वह लड़की अंजना थी, क्योंकि उस घटना के थोड़ी देर बाद ही मैंने बदहवास हाल उसे वहां से भागते देखा था। मैं नहीं थी, अंजना आवेशपूर्ण स्वर में बोली। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैंने फ्लैट के भीतर कदम नहीं रखा था। देखो, सुनील उन्हें समझाता हुआ बोला, मैं तुम्हारा हिमायती हूँ, दुश्मन नहीं, इसलिए मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। मैं हरगिज नहीं चाहूँगा कि कोई भी बेगुनाह शख्स, चाहे वह मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, पुलिस की लपेट में आए। पुलिस को तुम्हारी कहानी पर विश्वास नहीं होने वाला अंजना। अगर पुलिस तुम्हें या लवलीन प्रभा तुम्हें भी पकड़ कर ले गई तो तुम्हारी बहुत दुर्गति होगी। हम झूठ नहीं बोल रही हैं, लवलीन प्रभा बड़ी दिलेरी से बोली। हम झूठ क्यों बोलेंगी? सुनो, जब मैं यहाँ पहुँचा था तो तुम नहाकर हटी थी और अंजना तुम नहा रही थी, ठीक? तो क्या हुआ? क्या अब नहाने के लिए भी पुलिस से इजाज़त लेने का विधान बन गया है? यह कौन सा वक्त है नहाने का? क्या खराबी है इस वक्त में? यही खराबी है कि यह नहाने का वक्त नहीं। पुलिस भी इस बात पर हैरानी जाहिर किए बिना नहीं रहेगी कि एकाएक तुम दोनों को नहाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई थी। पुलिस हैरानी जाहिर करेगी तो पड़ी करती रहे। लवलीन प्रभा तमक कर बोली, हमें क्या परवाह है?
अगर उन्हें यहाँ कोई ऐसा सबूत मिल गया कि तुम दोनों में से कोई यहाँ अपने कपड़ों पर से या अपने जिस्म पर से खून के छींटे धोने की कोशिश कर रहा था तो तुम्हें अपने आप परवाह हो जाएगी। खून के छींटे? लवलीन प्रभा घबरा कर बोली। कृष्ण बिहारी लाल की हत्या छाती में चाकू घोंपे जाने से हुई है और उसकी छाती से इतना खून बहा था कि उसका आसपास के फर्श पर खून का तालाब बन गया था, जिसके छींटे तुम दोनों में से किसी की सैंडलों पर, कपड़ों पर या जिस्म पर पड़े और जिनको यहाँ आते हुए तुम में से किसी ने या शायद दोनों ने धोने की कोशिश की। कोई कुछ न बोला। अंजना, सुनील बोला, तुम्हारी वह सफ़ेद साड़ी कहाँ है? वे सफ़ेद सैंडलें कहाँ हैं जो तुम 248 नंबर इमारत में से भागते वक्त पहने हुई थी? तुम अभी बाथरूम से नहाकर निकली हो, तब भी बाथरूम में तुम्हारे कपड़े मौजूद क्यों नहीं हैं? तुम्हारे वे कपड़े कहाँ गए जो तुमने नहाने से पहले उतारे थे? तुम्हारी वे सफ़ेद सैंडलें कहाँ गई? अंजना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अगर हम वहाँ गई भी थी तो इससे क्या होता है? अंजना बड़ी दिलेरी से बोली। सिर्फ हमारे वहाँ गए होने से ही यह साबित थोड़े ही हो जाता है कि हमने उसका कत्ल किया है। बिल्कुल, सुनील व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। तुम्हारे पास उसके कत्ल का कोई उद्देश्य थोड़े ही है। उसने हीरोइन बनाने का झांसा देकर तुम लोगों को खराब किया तो क्या हो गया? ऐसी खराब तो तुम अक्सर होती रहती हो। वह खामोश हो गई। मेरे पहुंचने से कितनी देर पहले तुम यहाँ पहुंची थी? सुनील ने यहाँ अंजना से पूछा। 2-3 मिनट पहले ही, वह कंपित स्वर में बोली। कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट के बाथरूम में तुम रो रही थी? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। सुनो, एकाएक लवलीन प्रभा बोल पड़ी। गश्ती गाड़ी में मौजूद जिन पुलिसियों ने अंजना को देखा था, वे क्या दोबारा देखने पर अंजना को पहचान लेंगे? अंजना की सूरत शायद उन्होंने ठीक से न देखी हो, क्योंकि उनके समीप आते ही खुद अपने कथनानुसार मुंह फेर कर खड़ी हो गई थी। लेकिन इसका भूरे रंग का फर के कॉलर वाला चमड़े वाला कोट वे लोग हरगिज नहीं भूले होंगे। अगर मैं यह कहूँ कि वह कोट मेरा है और आज रात भी उसे मैं ही पहने हुई थी तो तुम फंस जाओगी। तुम दोनों का कद काट एक जैसा है। कोट की बात अपने मुंह से कबूल कर लेने पर पुलिस यही समझेगी कि उन्होंने तुम्ही को देखा था। मैं यही चाहती हूँ कि वे ऐसा समझे, तब वे अंजना का संबंध कृष्ण बिहारी लाल के कत्ल से नहीं जोड़ पाएंगे। लेकिन इससे तुम्हारा संबंध तो कत्ल से जुड़ जाएगा। नहीं जुड़ेगा, वह निश्चयात्मक स्वर में बोली, क्योंकि उस घटना के समय मैं घटना स्थल के पास भी नहीं थी। तुम यह बात सिद्ध कर सकती हो? सरासर सिद्ध कर सकती हूँ। न कर सकती होती तो क्या मैं अपने आप को ऐसी मुसीबत में फंसाने का काम करती? दरअसल मैं अंजना को इस मुसीबत से बचाना चाहती हूँ। मैं पुलिस को यह समझ लेने दूंगी कि उन्होंने उस चमड़े के कोट में मुझे घटना स्थल के पास देखा था। बाद में जब उनका ध्यान पूरी तरह से अंजना की तरफ से हट चुका होगा तो मैं यह साबित कर दिखाऊंगी कि मैं घटना स्थल के आसपास कहीं हो ही नहीं सकती थी। असल में तुम कहाँ थी? मैं बता तो चुकी हूँ कि मैं अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ थी। बाद में मेरा उससे झगड़ा हो गया था और मैं अपेक्षाकृत जल्दी घर लौट आई थी। झगड़े की वजह क्या थी? झगड़े की वजह कृष्ण बिहारी लाल था। मेरे बॉयफ्रेंड को अभी मेरा कृष्ण बिहारी लाल से मिलते जुलते रहना पसंद नहीं था। नाम क्या है तुम्हारे बॉयफ्रेंड का? राकेश गुप्ता। मैजेस्टिक सर्कल पर उसकी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, कृपाराम हाउस के फ्लैट नंबर 5 में। वह रहता भी वहीं है। फैशन मॉडल के तौर पर उसकी एजेंसी के लिए मैं अक्सर काम करती हूँ। वहाँ टेलीफोन है? हाँ, नंबर है 44943। इस वक्त वह वहाँ होगा? हो सकता है, फ़ोन करके देख लो। ड्राइंग रूम में मौजूद टेलीफोन से सुनील ने 44943 पर टेलीफोन किया। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से एक पुरुष स्वर सुनाई दिया तो वह बोला, हेलो, कौन? राकेश गुप्ता बोल रहा हूँ, आवाज़ आई। तुम कौन हो? कोई 1 घंटा पहले लवलीन प्रभा का टैक्सी में एक्सीडेंट हो गया है। वह इस वक्त विक्टोरिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में है। उसके बैग से बरामद एक कार्ड से हमें आपका नाम और पता मालूम हुआ है। आप उसे जानते हैं? कब हुआ एक्सीडेंट उसका? दूसरी ओर से तीखे स्वर में पूछा गया। कोई 1 घंटा पहले, और उसकी हालत बहुत शोचनीय है। वह क्या बक रहे हो? 1 घंटा पहले तो लवलीन प्रभा सही सलामत मेरे साथ थी। आज शाम से ही वह मेरे साथ थी। अभी आधा घंटा पहले तो वह सही सलामत मेरे पास से गई है। थैंक यू, सुनील बोला
और उसने फ़ोन रख दिया। ओके, वह लवलीन प्रभा से बोला, मैं कबूल करता हूँ कि तुम अंजना की बहुत निष्ठावान सहेली हो। अब जरा वह कोट पहन कर दिखाओ। लवलीन प्रभा फर की कॉलर वाला चमड़े का भूरा कोट वार्डरोब से निकाल लाई। उसने वह कोट पहना। सुनील ने देखा कि कोट उसे एकदम फिट आया था। गुड, वह बोला। कोई सफ़ेद साड़ी है तुम्हारे पास? है, लवलीन प्रभा बोली। सफ़ेद सैंडलें? नहीं है। कोई बात नहीं, उनके बिना भी चलेगा। उस थोड़े से अरसे में मुझे उम्मीद नहीं कि पुलिस की निगाह अंजना की सैंडलों पर भी पड़ी हो। तुम सफ़ेद साड़ी भी पहन लो और इसी पोशाक में पुलिस के आगमन की प्रतीक्षा करो। उनके आगमन पर तुम्हें ऐसा जाहिर करना होगा जैसे तुम अभी अभी यहाँ पहुँची हो। वे तुमसे सवाल करें तो पहले तुम उन्हें गोल मोल जवाब देकर टालने की कोशिश करना। तुम हत्या के समय राकेश गुप्ता के साथ थी, यह बात तुम पुलिस को फौरन ही मत बता देना। ऐसा करोगी तो बात उन्हें खड़ी हुई लगेगी। तुम यह जाहिर करना कि तुम्हें भारी दबाव में आकर बताना पड़ रहा है कि आज रात तुम कहाँ थी। बताने से पहले तुम खूब गुस्सा करना और कहना कि उन्हें तुमसे ऐसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। मेरी बात समझ रही हो ना? हाँ, वह बोली। तुम कर लोगी यह सब? बाबूजी, यह मत भूलो कि मैं यहाँ अभिनेत्री बनने आई थी। मैं समझूंगी कि मेरा इम्तिहान होने वाला है कि मुझे अभिनय आता है या नहीं। वेरी गुड। और तुम? सुनील अंजना की तरफ घूमा। इस फ्लैट में तुम्हारा जो तामझाम मौजूद है उसे समेटो और यहाँ से कूच कर जाओ। कहाँ जाऊँ? अंजना परेशान हाल स्वर में बोली। किसी होटल में। मेरे ख्याल से रिट्स होटल ठीक रहेगा क्योंकि वह यहाँ से काफ़ी दूर है। तुम वहाँ जाकर एक कमरा ले लो और उसे भीतर से बंद करके बैठ जाओ जब तक यह सिलसिला किसी किनारे न लग जाए। तुमको उसी कमरे में गर्क रहना है। तुम्हें अपना खाना पीना भी कमरे में ही मंगाना है। कहने का मतलब यह है कि तुमने पूरी कोशिश करनी है कि थोड़ा अरसा तुम्हें कोई न देखे। यह मेरा कार्ड रख लो। सुनील उसे अपना एक विजिटिंग कार्ड देता हुआ बोला। इस पर मेरे घर और दफ्तर दोनों का टेलीफोन नंबर है। कोई खास बात हो तो मुझे यहाँ फ़ोन कर देना। ओके? ओके। यह बात हरगिज़ मत भूलना कि आने वाला कुछ अरसा तुम्हें किसी से भी संपर्क स्थापित नहीं करना है। नहीं भूलूंगी। अब मैं चलता हूँ। दोनों ने सहमति में सिर हिला दिया। सुनील एम्बेसडर होटल पहुंचा। इंद्र कुमार उसे लॉबी में ही बैठा मिल गया। अपने भूरे रंग के सूट में और सूट के कपड़े की ही बनी टाई में वह बड़ा प्रभावशाली लग रहा था। वह एक लंबे सिगार के हल्के हल्के कश लगा रहा था। सिगार उसने अभी सुलगाया मालूम होता था। प्रत्यक्षता इंद्र कुमार बहुत बन ठन कर रहने में विश्वास रखता था। सुनील को देखते ही वह उठ खड़ा हुआ और व्यग्र स्वर में बोला, क्या हो गया? कृष्ण बिहारी लाल का कत्ल कैसे हो गया? अंजना का उस कत्ल से क्या वास्ता है? अंजना मिली क्या? वह? हौसला रखो, सुनील बोला। सब बताता हूँ। यहाँ बात करना ठीक नहीं, कहीं और चलो। ओके, पास ही एक बार है, वहाँ चलते हैं। ठीक है। दोनों होटल से बाहर निकल आए और होटल से 5-6 इमारतें दूर स्थित बार में पहुँचे। दोनों एक कोने की एक तन्हा मेज पर जा बैठे। विस्की? इंद्र कुमार ने पूछा। चलेगी, सुनील बोला। इंद्र कुमार ने वेटर को 2 लार्ज जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल का ऑर्डर दिया। सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया। इंद्र कुमार अपने सिगार की कश लगाता रहा। विस्की आने तक दोनों खामोश बैठे रहे। मैंने अंजना का भी पता लगा लिया है, सुनील धीरे से बोला, और मैं उससे मिल भी आया हूँ। मुझे दिख रहा है कि अंजना कृष्ण बिहारी लाल की हत्या के केस में ज़रूर फंसेगी। अंजना ने मुझे काफ़ी बातें बताई हैं, लेकिन उसने पूरी दास्तान मुझे नहीं सुनाई और कुछ बातें मुझे वह छुपाती भी लगी थी। वह थी कहाँ? वह अपनी लवलीन प्रभा नाम की एक सहेली के पास थी। वह सहेली बड़ी अच्छी है और किसी भी तरह अंजना की मदद करना चाहती है और उसे इस जंजाल से निकालना चाहती है। हत्या के समय की लवलीन प्रभा के पास बड़ी ठोस एलिबाय है क्योंकि उसकी स्थिति सुरक्षित है। इसलिए वह केस में खामखा अपनी टांग अड़ाकर पुलिस का ध्यान अंजना की तरफ से हटाने का इरादा रखती है। लेकिन यह कृष्ण बिहारी लाल मर कैसे गया? मुझे नहीं मालूम कैसे मर गया। मेरे उसके फ्लैट पर पहुंचने से पहले ही उसका पुलंदा बन चुका था। जब तुम्हें उसका पता मालूम था तो तुम मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गए? उसे छोड़ो, वजह मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। उस वक्त मैंने तुम्हें साथ ले जाना मुनासिब नहीं समझा था। वह गलती थी तुम्हारी। गलती थी तो गलती ही सही। मैं कोई भाड़े का टट्टू नहीं हूँ जिसके लिए तुम्हें अपने कृत्य की सफाई देना ज़रूरी हो।
मैंने तुम्हारे इस सारे पखेड़े में दिलचस्पी अपने अखबार की खातिर ली है, तुम्हारी खातिर नहीं, समझे? इंद्र कुमार अपने आप में सिकुड़कर रह गया। वह दबे स्वर में बोला, सॉरी, नेवर माइंड। अब बोलो, बाकी की कहानी सुनना चाहते हो? हाँ, वह पूर्वता दबे स्वर में बोला। सुनील ने उसे सुना दिया कि उसके सुभाष मार्ग पर पहुंचने के बाद क्या कुछ हुआ था, लेकिन उसने उसे यह नहीं बताया कि पुलिस के आने से पहले वह लाश देख चुका था और फ्लैट का ताला बाद में उसने अपनी चाबी से लगाया था। लेकिन भाई साहब, सारी बात सुन चुकने के बाद इंद्र कुमार बोला, अंजना को तुमने उस इमारत से बाहर निकलते देखा था। सिर्फ इससे तो साबित नहीं होता कि कत्ल उसी ने किया है। यह बात तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने उस वक्त उसकी सूरत नहीं देखी थी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और आंखें आतंक से फटी पड़ रही थी। उसके माथे पर गुनाह का इश्तिहार लगा मालूम हो रहा था। तुमने उसी वक्त उससे बातें क्यों नहीं की? क्योंकि उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि वह कौन थी। वह तो जब उस हृदयनाथ नामक आदमी ने बताया था कि कोई लड़की कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट में विक्षिप्तों की तरह रो रही थी और बेहद खूबसूरत और जवान होने के बावजूद भी हीरोइन न बन पाने पर अफसोस जाहिर कर रही थी, तो तब जाकर मुझे सूझा था कि जिस लड़की को मैंने परेशान हाल इमारत से भागते देखा था वह अंजना हो सकती थी। अगर वह अंजना थी तो वह कृष्ण बिहारी लाल के बाथरूम में क्या कर रही थी? मुझे क्या मालूम क्या कर रही थी, लेकिन जिस हालत में कृष्ण बिहारी लाल को पाया गया था उससे कुछ अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। वह लगभग नग्न अवस्था में था। शायद उसने अंजना के साथ कोई जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की हो और अंजना ने बाथरूम में जाकर शरण ली हो। फिर कृष्ण बिहारी लाल उसके पीछे बाथरूम में पहुंच गया और अंजना ने उसे चाकू मार दिया। नहीं, ऐसा हुआ होता तो कृष्ण बिहारी लाल की लाश बाथरूम में मिलती, लेकिन उसकी लाश बेडरूम में बाथरूम के दरवाजे के पास पड़ी पाई गई थी। लगता है कृष्ण बिहारी लाल किसी तरह बाथरूम का दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया था और फिर अंजना को घसीटकर बाहर बेडरूम में ले आया था। वहीं चीना झपटी में उसके हाथ वह चाकू लग गया होगा और उसने कृष्ण बिहारी लाल की छाती में घोंप दिया होगा। या दूसरी संभावना यह है कि जब उसने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था तो उस दौरान कोई और आदमी फ्लैट में आया और कृष्ण बिहारी लाल को कत्ल कर गया। इंद्र कुमार सोच में पड़ गया। उसने अपना विस्की का गिलास खाली किया और अपने लिए नया पैग मंगवाया। सुनील अपने पहले पैग की ही चुस्कियां लेता रहा। जब तुम कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट पर पहुंचे थे तो फ्लैट का मुख्य द्वार खुला था? एकाएक इंद्र कुमार ने पूछा। नहीं, वह बंद था, उसमें ताला लगा हुआ था। यानी कि कत्ल के बारे में तुम्हें सब कुछ तभी मालूम हुआ जब पुलिस वहां पहुंची और उन्होंने जबरन फ्लैट का ताला खोला। हाँ, इसका तो यह मतलब हुआ कि फ्लैट को ताला हत्यारा लगा कर गया। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे अपने कथनानुसार जब अंजना बाथरूम में थी तो तब कोई और आदमी आकर कृष्ण बिहारी लाल का कत्ल कर गया, तो वह आदमी कत्ल के बाद फ्लैट का ताला लगा कर गया नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो अंजना तो फ्लैट में ही फंस गई होती, फिर वह हत्यारे के जाने के बाद वहां से बाहर कैसे निकली होती? और अगर तुम्हारी पहली थ्योरी के अनुसार यह माना जाए कि हत्या अंजना ने की थी तो फ्लैट का दरवाजा खुला मिलना चाहिए था, क्योंकि अंजना के पास कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट की चाबी होने का तो कोई मतलब ही नहीं था। सुनील हैरानी से इंद्र कुमार का मुंह देखने लगा। इन हालात में जो बात युक्ति संगत लगती है वह यही है कि बाहर से कोई आदमी कृष्ण बिहारी लाल का कत्ल करने के इरादे से वहां पहुंचा। उसमें और कृष्ण बिहारी लाल में हाथापाई होने लगी। उस हाथापाई के दौरान अंजना बाथरूम से निकली और वहां से भाग गई, यानी कि हत्या अंजना के वहां से कूच कर जाने के बाद हुई। इसका मतलब तो यह हुआ कि अंजना ने हत्यारे को देखा था। बिल्कुल, और मेरा दावा है कि हत्यारा अंजना का कोई जाना पहचाना आदमी था। इसीलिए हत्या का सामान होता देखकर भी अंजना ने शोर नहीं मचाया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि हत्यारा पकड़ा जाए। और इसीलिए जब तुमने उसी इमारत से बाहर भागते देखा था तो वह आतंकित थी और बदहवास थी। तुम तो अच्छे खासे जासूस हो इंद्र कुमार, सुनील प्रशंसात्मक स्वर में बोला। और मैं इस बात का भी अच्छा खासा अंदाजा लगा सकता हूँ कि वह आदमी कौन हो सकता है जिसे कत्ल करते देखकर भी अंजना खामोश हो गई हो। तुम्हारा इशारा अनिल बहल की तरफ है?
हाँ, इसका मतलब तो यह हुआ कि अंजना इमारत से पहले निकली और अनिल बहल कत्ल कर चुकने के बाद में निकला। हाँ, यह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अंजना को तो मैंने इमारत से निकलते देखा था, लेकिन अनिल बहल मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया था, न नीचे लॉबी में, न रास्ते में और न तीसरी मंजिल के गलियारे में। तुम ऊपर कैसे गए थे? लिफ्ट से। फिर तो मुमकिन है कि जब तुम लिफ्ट द्वारा ऊपर जा रहे थे, ठीक उसी वक्त अनिल बहल सीढ़ियों द्वारा नीचे जा रहा हो। ऐसी सूरत में वह हृदयनाथ को दिखाई देना चाहिए था। हृदयनाथ मुझे पुलिस बुलाने के लिए जाता दिखाई नहीं दिया था। इसका मतलब है कि वह सीढ़ियों द्वारा नीचे गया था। अगर उसी वक्त अनिल बहल भी सीढ़ियां उतर रहा था तो दोनों का टकराव हुआ होना जरूरी था। इंद्र कुमार कुछ सोचता रहा और फिर बोला, फ्लैट में कोई खिड़की वगैरह नहीं है? बेडरूम में एक खिड़की थी जो फायर एस्केप के समीप खुलती थी। फिर तो जाहिर है कि अनिल बहल कत्ल के बाद उसी रास्ते से भागा था। फिर एकाएक इंद्र कुमार सोच में पड़ गया। लेकिन क्या लेकिन? अगर अनिल बहल फायर एस्केप के रास्ते वहां से भागा था तो फिर फ्लैट को बाहर से ताला किसने लगाया? यह तो बहुत सोचने वाली बात है, सुनील सहज भाव से बोला। इंद्र कुमार खामोश रहा। उसके चेहरे पर गहन चिंता के भाव थे। बहरहाल सुनील बोला, तुम्हारा यही ख्याल है कि कत्ल अनिल बहल ने किया है? हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वह बड़े उग्र स्वभाव का आदमी है। वह अंजना से मोहब्बत का दम भरता है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए वह कृष्ण बिहारी लाल को जिम्मेदार मानता है। वह बड़े खतरनाक मूड में यहाँ पहुँचा था। उससे सरासर यह उम्मीद की जा सकती है कि उसने ताव खाकर कृष्ण बिहारी लाल का खून कर दिया हो, और अंजना का व्यवहार भी यही जाहिर करता है कि उसने अनिल बहल को कत्ल करते देखा था और उसकी खातिर वह इस मामले में अपनी जुबान नहीं खोलना चाहती। तुमने कहा था कि अनिल बहल अंजना की मोहब्बत का दम भरता था, लेकिन तुमने यह नहीं बताया कि अंजना के उसके बारे में क्या ख्यालात थे। अंजना उसे नापसंद तो नहीं करती थी, लेकिन मैं यह भी नहीं समझता कि उसे अनिल बहल से मोहब्बत थी। उसके मीठा बोलने की वजह से अगर अनिल बहल ऐसा समझता हो तो समझता हो, यानी कि वह कोई गहरी मोहब्बत का सिलसिला नहीं। ऐसी गुंजाइश नहीं कि अनिल बहल को बचाने की खातिर अंजना हत्या का इल्जाम अपने सिर लेने को तैयार हो जाए। मुझे नहीं मालूम, एकाएक इंद्र कुमार उखड़ कर बोला। यानी कि हकीकतन ऐसी गुंजाइश है? देखो, इंद्र कुमार एकाएक बदली स्वर में बोला, मैं इस शहर में नया हूँ, इसलिए मैं तुमसे एक मेहरबानी चाहता हूँ। क्या? अगर अनिल बहल कृष्ण बिहारी लाल की हत्या के इल्जाम में पकड़ा जाए तो मैं चाहता हूँ कि उसके बचाव के लिए जो बेहतरीन इंतजाम मुमकिन हो सकता हो वह तुम करके दो। क्या? सुनील हैरानी से बोला। और इस काम के लिए मैं यहाँ के बड़े से बड़े वकील की फीस भरने के लिए तैयार हूँ और कैसा भी खर्चा करने को तैयार हूँ। यानी कि तुम अपने प्रतिद्वंदी का बचाव करना चाहते हो? हाँ, तुम्हें तो सोचना चाहिए कि अच्छा हो उसे फांसी लग जाए ताकि तुम्हारे रास्ते का कांटा निकल जाए। मैं ऐसा नहीं चाहता। वजह मैं इस वक्त नहीं बता सकता, मर्जी तुम्हारी। लेकिन अगर पुलिस ने अनिल बहल की ओर ध्यान ही न दिया तो? अगर वे लोग अंजना को हत्यारी समझकर उसी के पीछे पड़े रहे तो तुम्हें ऐसा कोई इंतजाम करना होगा कि पुलिस का ध्यान अनिल बहल की तरफ जाए। तुम्हें अपने अखबार के माध्यम से पुलिस पर यह संभावना व्यक्त करनी होगी कि शायद कत्ल अनिल बहल ने किया है और शायद अंजना उसको बचाने की खातिर कत्ल का इल्जाम अपने सिर लेने की कोशिश कर रही हो। इससे तो अनिल बहल फंस जाएगा। तो फंस जाए, लेकिन तुम तो उसका बेहतरीन बचाव चाहते हो। मैं वह भी चाहता हूँ। अजीब आदमी हो, आमलेट भी खाना चाहते हो और यह भी चाहते हो अंडा ना टूटे। देखो, मैं यह चाहता हूँ कि अंजना अनिल बहल का गुनाह अपने सिर पर न ले। अगर अनिल बहल ने कत्ल किया है तो पकड़ा तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर पैसा खर्च कर उसके बचाव की कोई भी सूरत हो सकती हो तो ज़रूर हो। वह मामूली हैसियत का आदमी है। वह अपने बचाव के लिए ढेरों पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं। लेकिन उसके लिए तुम क्यों ढेरों पैसा खर्चना चाहते हो? वह मेरे शहर का है। मैं नहीं चाहता कि पराये शहर में उसकी दुर्गति हो। यह तो कोई विश्वास में आने लायक वजह नहीं लगती। फिलहाल इससे बेहतर कोई वजह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सुनील ने एक गहरी सांस ली और पटाशेप सा करता हुआ बोला, मर्जी तुम्हारी। सुनील ब्लास्ट के ऑफिस में पहुंचा।
रिसेप्शन पर एक हवलदार के साथ बंसल नाम का वह सब इंस्पेक्टर बैठा था जो सुनील को कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट के सामने मिला था। सुनील ने उससे हाथ मिलाया और वहीं उसकी बगल में बैठ गया। कैसे आए? उसने पूछा। तफ्तीश के सिलसिले में ही आया हूँ, सब इंस्पेक्टर बंसल बोला। तफ्तीश? तुम्हारी जानकारी के लिए, जिस फ्लैट का अभी थोड़ी देर पहले तुम दरवाजा खटखटा रहे थे, उसके भीतर से एक लाश बरामद हुई है। कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट के भीतर से? हाँ। अच्छा, किसकी? कृष्ण बिहारी लाल की ही। उसका कत्ल हो गया है। जिस वक्त तुम भीतर कोई जवाब हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त वह भीतर मरा पड़ा था। ओह, तो यह वजह थी दरवाजा न खुल पाने की। हाँ, देखो, पहले इस बात का कोई खास महत्व नहीं था, इसलिए मैंने जवाब हासिल करने के लिए भी नहीं दिया था। लेकिन अब मेरे लिए यह बात जानना जरूरी है कि तुम कृष्ण बिहारी लाल से क्यों मिलना चाहते थे। बंसल साहब, इंस्पेक्टर प्रभुदयाल को जानते हो? जानता हूँ, बंसल तनिक सक पकाकर बोला। मैं उन्हीं के अंडर काम करता हूँ। तो वजह तुम्हें इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ही बेहतर बताएंगे। उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह मालूम है कि मैं कृष्ण बिहारी लाल से क्यों मिलना चाहता था। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल तुम्हारे दोस्त हैं? मैं तो उन्हें अपना दोस्त मानता हूँ, लेकिन वे कभी कभी मेरी सूरत पहचानने से इनकार कर देते हैं। बंसल ने उलझनपूर्ण भाव से उसकी तरफ देखा और फिर बोला, फिर भी कुछ तो मालूम हो कि तुम उससे क्यों मिलना चाहते थे। जब मैं उससे मिल ही नहीं पाया तो उस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उससे क्यों मिलना चाहता था। फिर भी बंसल ने जिद की। कृष्ण बिहारी लाल नौजवान लड़कियों को हीरोइन बना देने का लालच देकर उन्हें ठगने का और उन्हें खराब करने का धंधा करता था। मैं उससे मिलकर उसका इंटरव्यू लेकर यह भांपने की कोशिश करना चाहता था कि इस बात में किस हद तक सच्चाई थी। लेकिन कृष्ण बिहारी लाल की तरफ तुम्हारा ध्यान गया कैसे? उसके बारे में तुम्हें किसने टिप दी थी? यह मैं कैसे बता सकता हूँ? सुनील खेदपूर्ण ढंग से मुस्कुराता हुआ बोला। यह तो अखबार नवीसी के उसूलों के खिलाफ है। देखो, यह कत्ल का मामला है। तुम्हें ऐसी बात बताने के लिए मजबूर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है तो कर देखो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए, तुमसे बहुत बड़े बड़े पुलिस अधिकारी मेरे साथ बहुत बार ऐसी कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन वे कभी कामयाब नहीं हुए हैं। बंसल तिलमिलाया, लेकिन फिर उसने जब्त कर लिया। और फिर उस आदमी का नाम मालूम होने या न होने से पुलिस को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। सुनील बोला। पड़ता है, बंसल बोला। मुमकिन है उसी आदमी ने कृष्ण बिहारी लाल का कत्ल किया हो। अगर उसका ऐसा इरादा होता तो क्या वह पहले प्रेस को कृष्ण बिहारी लाल के बारे में टिप देता? फिर भी तुम्हें उस आदमी का नाम बताने में ऐतराज क्या है, खास तौर से तब जबकि वह तुम्हारे ख्याल से अपराधी नहीं हो सकता। ऐतराज है, यह सिद्धांत की बात है। नॉनसेंस। लेकिन मैं तुम्हारे फायदे की एक और बात तुम्हें बता सकता हूँ। क्या? अनिल बहल नाम के एक आदमी को तलाश करो। वह विशालगढ़ में PWD में इंजीनियर है और हाल ही में राजनगर एक ऐसी लड़की की तलाश में आया है जिसे हीरोइन बनने का झांसा देकर कृष्णलाल कुछ अरसा पहले विशालगढ़ से यहाँ लेकर आया था। वह कमर्शियल स्ट्रीट में प्रकाश होटल में ठहरा हुआ है। मैं यह तो नहीं कहता कि उसने कृष्ण बिहारी लाल का कत्ल किया होगा, लेकिन उसके हाथ पांव तोड़ देने का अरमान साथ लेकर वह जरूर आया था यहाँ। लड़की उसकी कुछ लगती है? अभी तो नहीं लगती, लेकिन वह चाहता है कुछ लगे। प्रेम प्रसंग? हाँ। लड़की का नाम अंजना मलिक। पता ठिकाना? मालूम नहीं। बंसल ने उसे घूर कर देखा। ऑनेस्ट? सुनील बड़ी संजीदगी से बोला। उसका हुलिया बयान कर सकते हो? मैं इससे बेहतर काम कर सकता हूँ। क्या? मैं तुम्हें अखबार में छपी उसकी तस्वीर दिखा सकता हूँ। वेरी गुड, दिखाओ। सुनील ने अपनी जेब से अखबार की वह कटिंग निकाली जो इंद्र कुमार ने उसे दी थी और जिस पर अंजना मलिक की तस्वीर छपी हुई थी। उसने कटिंग बंसल को थमा दी। बंसल ने तस्वीर देखी तो उसके मुंह से सीटी निकल गई। इतनी खूबसूरत लड़की, वह बोला। ऐसी लड़की के लिए खून खराबा हो जाना क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं, सुनील ने स्वीकार किया। यह तस्वीर मैं रख लूं? बंसल ने पूछा। रख लो, सुनील बड़ी दयानतदारी से बोला। बंसल उठ खड़ा हुआ। मैं इंस्पेक्टर साहब से मिलने जा रहा हूँ, वह बोला। उसके बाद मैं तुमसे फिर मिलूंगा। अच्छा यह होगा कि तुम पहले अनिल बहल से मिलो। देर करने से हो सकता है कि वह जहाँ से आया है वहाँ वापस चला जाए। बंसल कुछ क्षण सोचता रहा
और फिर उसने सहमति में सिर हिला दिया। फिर वह अपने हवलदार के साथ वहां से विदा हो गया। सुनील रिसेप्शन पर ऊँघते हुए बैठे मान सिंह के पास पहुंचा। मान सिंह, सुनील बोला, मेरी गैर हाजिरी में जो मिस्टर इंद्र कुमार मुझसे मिलने आए थे, क्या वे यहाँ मेरे लिए ब्रीफकेस छोड़कर गए हैं? हाँ, मान सिंह काउंटर के नीचे से एक ब्रीफकेस निकालकर उसे मेज पर रखता हुआ बोला, यह रहा साहब। सुनील ब्रीफकेस लेकर अपने केबिन में आ गया। ब्रीफकेस में ताला नहीं लगा हुआ था। उसने उसे खोलकर अपने सामने रख दिया और उसमें मौजूद अखबारों की कटिंग का अध्ययन करने लगा। काफ़ी देर बाद उसने ब्रीफकेस बंद कर दिया और उसे अपनी मेज की एक दराज में डालकर मेज को ताला लगा दिया। फिर उसने अपना पोर्टेबल टाइपराइटर अपने सामने सरका लिया और ब्लास्ट में प्रकाशन के लिए रिपोर्ट तैयार करने लगा। तभी फ़ोन की घंटी बजी। सुनील ने फ़ोन उठाकर कान से लगाया था। साहब, उसे मान सिंह की आवाज़ सुनाई दी। मैं आपको बताना भूल गया था, आपकी गैर हाजिरी में आपका एक फ़ोन आया था। किसका? कोई लड़की बोल रही थी, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया था। उसने कहा था कि मैं आपको बता दूं कि रिट्स होटल में कमरा नहीं मिल पाया था, इसलिए वह होटल क्लार्क में आ गई है और वह 505 नंबर कमरे में है। और उसने कहा था कि आप उस दूसरी लड़की के बॉयफ्रेंड के साथ शाम गुजारी होने वाली कहानी को ज़रूर चेक करें। अच्छा? सुनील उलझनपूर्ण स्वर में बोला। प्रत्यक्षता इशारा लवलीन प्रभा और राकेश गुप्ता की तरफ था, लेकिन उस कहानी को तो वह पहले ही चेक कर चुका था। और बस साहब। सुनील ने फ़ोन रख दिया। उसने मन ही मन राकेश गुप्ता को दोबारा ज़्यादा बारीकी से चेक करने का फैसला कर लिया। उसने एक सिगरेट सुलगाया और फिर टाइपराइटर की तरफ आकर्षित हुआ। उसकी उंगलियां बोर्ड पर दौड़ने लगी। अभी वह रिपोर्ट समाप्त करके हटा ही था कि रमाकांत वहां पहुंच गया। आओ प्यारो, सुनील उसके स्वर की नकल करता हुआ बोला। रमाकांत धम से एक कुर्सी पर ढेर हो गया। उसने अपना 4 मीनार का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाया और पैकेट अपने सामने मेज पर रख दिया। सुनील ने मान सिंह को बुलाकर रिपोर्ट न्यूज़ एडिटर रॉय के पास भिजवाई और फिर रमाकांत की तरफ आकर्षित हुआ। कैसे आए? खुश हो जाओ, रमाकांत बोला। आज मैंने तुम्हारे बिना कहे तुम्हारे लिए काम किया है। अच्छा, कौन सा? बताऊंगा, पहले खुश होकर दिखाओ। कैसे दिखाऊं? क्या खुश होकर दिखाने का कोई खास तरीका होता है? हाँ, कौन सा? दारू पिलाओ। क्या मतलब? भाई, यह तो सोसाइटी का दस्तूर है। किसी की शादी हो, वह खुश होकर क्या दारू नहीं पिलाता? किसी के लड़का हो, वह खुश होकर दारू नहीं पिलाता? किसी की नौकरी लगे या तरक्की हो, तो क्या वह खुश होकर दारू नहीं पिलाता? किसी के बाप की शादी हो तो बाप की, मेरा मतलब है लड़के की, तो क्या वह खुश होकर दारू नहीं पिलाता? तुम अभी खुश हुए हो तो क्या तुम दारू नहीं पिलाओगे? नहीं तो नकदऊ निकालो। मैं कोई वॉलंटियर हूँ जो फोकट में तुम्हारे काम करता फिरूं? दारू ही ठीक है। सुनील ने गहरी सांस ली। अमरीक सिंह काले बिल्ले से कम न हो, रमाकांत चेतावनी सी देता हुआ बोला। सुनील ने मेज के दराज में से जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की एक 3/4 भरी हुई बोतल निकालकर रमाकांत के सामने रख दी। सदके जावा, रमाकांत हार्शिक स्वर में बोला। ए होया ना मेरा शरवन पुत्र। सुनील ने दराज में से 2 गिलास निकाले। रमाकांत ने दोनों गिलासों में विस्की डाली। दोनों नीट ही विस्की चुसकने लगे। अब बोलो, क्या काम किया है तुमने? सुनील ने उत्सुक स्वर में बोला। रमाकांत ने अपने पहले सिगरेट के बचे टुकड़े से नया सिगरेट सुलगा लिया और फिर गंभीर स्वर में बोला। सुभाष मार्ग पर जब तुमने मुझे कृष्ण बिहारी लाल की मौत की खबर दी थी और मुझे वहां से फुट जाने के लिए कहा था, तो मैं वहां से फुटा नहीं था। क्यों? सुनील हैरानी से बोला। यूं ही, उत्सुकतावश। क्लब में भी आजकल बोर ही होना होता है, इसलिए मैंने सोचा प्यारो यही मेला देखो। फिर मैं 248 नंबर में इमारत में घुसा था और उस मंजिल पर भी गया था जिस पर कृष्ण बिहारी लाल का फ्लैट है। उस वक्त पुलिस थी वहाँ? हाँ, एक सब इंस्पेक्टर और हवलदार वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मेरे सामने फ्लैट का ताला खोला था और भीतर दाखिल हुए थे। किसी ने तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया था? नहीं, क्योंकि तब तक इमारत में रहने वाले और लोग भी जमा होने लगे और मैं भी उन्हीं में घुल मिल गया था। पुलिस को कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट का ताला बंद मिला था? हाँ, तुम्हें नहीं मालूम? हाँ, सुनील यूं बोला जैसे कोई भूली बात याद आई हो। ताला तो जब मैं वहां पहुंचा था तब भी बंद ही थी।
मैंने दरवाज़ा खटखटाया था, कॉल बेल भी बजाई थी, लेकिन मुझे भीतर से कोई जवाब नहीं मिला था। अभी मैं जवाब मिलने की उम्मीद कर ही रहा था कि पुलिस वहां पहुंच गई थी। यानी कि तुम्हारे वहां से रवाना होने तक पुलिस अभी फ्लैट के भीतर दाखिल न हुई थी? नहीं। और तुमने भी फ्लैट में कदम नहीं रखा था? कैसे रखता? दरवाजे को तो ताला लगा हुआ था। तो बेटा चंद्रभान, एकाएक रमाकांत उसे घूरता हुआ बोला, तुम्हें यह कैसे पता लग गया था कि कृष्ण बिहारी लाल का कत्ल हो चुका था? मैंने अंदाजा लगाया था। कैसे? हृदयनाथ नाम के कृष्ण बिहारी लाल के पड़ोसी की बातों से। सदके जावा, रमाकांत विनयपूर्ण स्वर में बोला। विस्की और लो ना, सुनील मीठे स्वर में बोला। गिलास तो खाली पड़ा है तुम्हारा। चिंता मत करो, मुझे गिलास भी दिख रहा है और बोतल भी। सुनील खामोश रहा। क्योंकि तुमने लाश देखी न होगी, रमाकांत बड़ी गौर से उसे देखता हुआ बोला, इसलिए मोटी मोटी बातें तुम्हें मैं बता देता हूँ। कृष्ण बिहारी लाल डबल रोटी इस्तेमाल होने वाले चौड़े फल वाले काफी लंबे चाकू के छाती में भोंके जाने से मरा है और उसकी लाश उसके बेडरूम के फर्श पर बाथरूम के दरवाजे के सामने पड़ी पाई गई थी। छाती से बेतहाशा खून बहा था। लाश के इर्द गिर्द खून का तालाब बना हुआ था और खून के छींटे छाती में से चाकू बाहर खींचे जाते समय दूर दूर तक उड़े मालूम होते थे। लाश लगभग नग्न अवस्था में थी। लगता है कृष्ण बिहारी लाल ड्रेसिंग गाउन पहनने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसकी हत्या हो गई थी। जिस चाकू से कत्ल हुआ था वह भी लाश के पास फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था। चाकू एकदम नया था और शायद पहली बार उस कत्ल के लिए ही इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि अभी तक उसके दस्ते पर से उसकी कीमत का और उस हार्डवेयर स्टोर का नाम बिल्ला तक नहीं उतारा गया था, जहां से कि जाहिर था कि वह चाकू खरीदा गया था। बेडरूम की एक खिड़की खुली थी और उस खिड़की के बाहर से फायर एस्केप की सीढ़ियां गुजरती थी। खिड़की के पास बिछे पलंग पर किसी के पैरों के दबाव के निशान मिले थे, जिससे लगता था कि या तो उस पलंग पर चढ़कर कोई खिड़की के रास्ते फायर एस्केप की सीढ़ियों तक पहुंचा था और या फिर कोई उस रास्ते से भीतर दाखिल हुआ था। रमाकांत एक क्षण ठिठका और बोला, बाथरूम में से पुलिस ने एक जनाना रुमाल बरामद किया जो कि एकदम गीला था। रुमाल की हालत बताती थी कि उसे धोकर उस पर से खून के धब्बे मिले पानी के छींटे मौजूद मिले थे। लगता किसी ने उस रुमाल को अपनी पोशाक पर रगड़ रगड़ कर पोशाक से खून के धब्बे उतारने की कोशिश की थी, लेकिन हड़बड़ी और जल्दबाजी की वजह से इस क्रिया में उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। बाहर ड्राइंग रूम में रखी एक मेज पर 2 टेलीफोन मैसेज पड़े थे, जिनमें एक टेलीफोन नंबर अंजना मलिक और लवलीन प्रभा नामक 2 लड़कियों का जिक्र था। अंजना मलिक का जिक्र आने पर रमाकांत ने फिर उसे घूर कर देखा। सुनील ने उससे निगाह नहीं मिलाई। क्या पुलिस को घटना स्थल पर या उसके आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति मिला था? रमाकांत को बोलता ना पाकर सुनील ने सवाल किया। उस इमारत से थोड़ी दूर पुलिस वालों ने एक बड़ी घबराई हुई युवती को तेजी से फुटपाथ पर जाते देखा था, लेकिन तब तक क्योंकि उन्हें कत्ल की खबर नहीं लगी थी, इसलिए उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। अब उनका ऐसा ख्याल है कि वह लड़की कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट वाली इमारत से निकली हो सकती थी। लड़की को अगर वे दोबारा देखें तो पहचान लेंगे। दावा तो वे कर रहे हैं ऐसा। लड़की को पोशाक, खास तौर से उसका भूरे रंग का फर के कॉलर वाला चमड़े का कोट उन्हें विशेष रूप से याद है। आई सी। लेकिन पुलिस का ध्यान उस लड़की से ज़्यादा एक और शख्स की तरफ है। किसकी तरफ? विशालगढ़ से आए अनिल कुमार पहल नाम के एक युवक की तरफ। उसकी तरफ उनका ध्यान कैसे गया? 248 नंबर इमारत से थोड़ी दूर एक ऐसे स्थान पर जहां की कार खड़ी करने की इजाज़त नहीं है, एक कार खड़ी थी। ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही ने कार का गलत पार्किंग का चालान कर दिया था। बाद में तफ्तीश पर पता लगा था कि कार अनिल बहल के किसी स्थानीय मित्र की थी, जिससे कि उसने यहां आकर वक्ती तौर पर कार उधार ली थी। पहले जब वह कृष्ण बिहारी लाल के ही मामले में पुलिस हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर प्रभु दयाल से मिलने गया था, तब भी वह उसी कार पर सवार था। पुलिस को अनिल बहल पर हत्यारा होने का अच्छा खासा संदेह है, केवल इसलिए क्योंकि वह कृष्ण बिहारी लाल की फिराक में राजनगर आया था, और इसलिए कि हत्या के समय उसकी कार सुभाष मार्ग पर मौजूद थी। कृष्ण बिहारी की फिराक में तो इंद्र कुमार भी था, वह भी इस सिलसिले में प्रभु दयाल से मिला था। पुलिस वाले उस पर शक नहीं कर रहे। इंद्र कुमार की जानकारी भी उन लोगों को है।
लेकिन इस वक्त वे अनिल बहल पर ज़्यादा मेहरबान है। आई सी। अब जरा फ्लैट के मुख्य द्वार की तरफ ध्यान दो। उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? कृष्ण बिहारी लाल जब अपने फ्लैट का ताला खोलकर भीतर दाखिल हुआ होगा तो या तो उसने अपने पीछे दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा और या उसे ताला लगा दिया होगा। पुलिस का ख्याल है कि उसने ताला नहीं लगाया था, क्योंकि अगर उसने दरवाजे को भीतर की तरफ से ताला लगाया होता तो चाबी उसने ताले के छेद में ही छोड़ दी होती, जैसा कि ऐसी स्थिति में लोग बाग करते हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। चाबी असल में कहाँ थी? उसके उस कोट की दाईं जेब में, जो कि बेडरूम में पलंग पर पड़ा था। प्रत्यक्षता वह अपने फ्लैट पर पहुंचा था। उसने जेब से चाबी निकालकर ताला खोला था और चाबी वापस जेब में डाल दी थी। पुलिस का कहना है कि ताला उसने इस वजह से भी बंद नहीं किया था क्योंकि कोई लड़की उससे मिलने आने वाली थी, या शायद 2 लड़कियां उससे मिलने आने वाली थी। लड़कियां उसकी पूर्व परिचित थी, इसलिए उसने दरवाजा खुला रहने दिया था ताकि वे सीधी भीतर आ जाएं। पुलिस के ख्याल से फ्लैट को बाद में ताला किसने लगाया? रमाकांत ने भावहीन ढंग से सुनील की तरफ देखा। एक विद्रूपपूर्ण मुस्कुराहट आई और वह बोला, पुलिस का ख्याल है कि दरवाजे को ताला वहां से जाती बार हत्यारा लगाकर गया था। हत्यारा तो फायर एस्केप के रास्ते भी आया हो सकता है। तो फिर दरवाजे को ताला किसने लगाया? कृष्ण बिहारी लाल ने। तो फिर उसने चाबी ताले में ही क्यों नहीं लगी रहने दी? क्योंकि उसने अनजाने में चाबी अपने जेब में डाल ली थी। शायद ऐसा ही हुआ हो। रमाकांत लापरवाही से कंधे झटकता हुआ बोला। पुलिस के वहां पहुंचने से कितनी देर पहले हृदयनाथ ने लाश के धड़ाम से फर्श पर गिरने की आवाज सुनी थी? कोई 10-12 मिनट पहले। यानी कि हत्यारे के पास बहुत कम समय था। बहुत कम समय में उसने कृष्ण बिहारी लाल का कत्ल भी किया और बाथरूम में जाकर अपनी पोशाक पर पड़ गए खून के छींटे भी गीला रुमाल रगड़ रगड़ कर साफ किए। यही लगता है। कोई और बात? हाँ, एक बात है और। पुलिस को बेडरूम में एक कोने में एक 2 इंच व्यास का और कोई 2.5 फुट लंबा ठोस लोहे का डंडा पड़ा मिला है, लेकिन उसकी वहां मौजूदगी का कोई मतलब वे लोग नहीं निकाल सके हैं। ऐसा डंडा हत्या में प्रयुक्त होने वाला हथियार भी हो सकता है, लेकिन हत्या तो चाकू से हुई है। सुनील विचारपूर्ण मुद्रा बनाए खामोश बैठा रहा। या शायद वह डंडा हत्यारा किसी और को फंसवाने की नीयत से वहां छोड़ गया था। क्या मतलब? संभव है उस डंडे पर किसी ऐसे आदमी की उंगलियों के निशान हो जिसे हत्यारा हत्या के अपराध में फंसवाना चाहता हो। उंगलियों के निशान शायद उस डंडे पर कई दिन पहले बने हों, लेकिन हत्यारा चाहता हो कि नहीं। सुनील इनकार में सिर हिलाता हुआ बोला, यह थ्योरी तब लागू हो सकती थी जबकि हत्या डंडे के प्रहार से हुई होती, लेकिन उसकी हत्या तो चाकू से हुई थी। उस डंडे का हत्या से कोई संबंध नहीं मालूम होता। तो फिर ऐसा कोई डंडा घटनास्थल पर क्या कर रहा था? क्या पता क्या कर रहा था। ठहरो, अंजना से पूछते हैं, शायद वह उस बारे में कुछ जानती हो। तुम्हें मालूम है वह लड़की कहाँ है? हाँ, कलार्क होटल के कमरा नंबर 505 में। जरा डायरेक्टरी में कलार्क होटल का नंबर देखना। रमाकांत ने डायरेक्टरी देखी और बोला, 586176। सुनील ने वह नंबर डायल किया। दूसरी ओर से ऑपरेटर की आवाज आते ही वह बोला, गिव मी रूम नंबर 505 प्लीज। यह कमरा तो खाली पड़ा है साहब, उत्तर मिला। यह कैसे हो सकता है? सुनील हैरानी से बोला, वहाँ तो मिस अंजना मलिक ठहरी हुई थी। जी हाँ, ठहरी हुई थी, लेकिन वे अभी कुछ ही मिनट पहले होटल छोड़ गई है। पक्की बात? जी हाँ। सुनील ने धीरे से रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। क्या हुआ? रमाकांत ने पूछा। लड़की किस्सा दे गई। अभी उसने खुद खबर की थी कि वह क्लार्क होटल में थी और अभी फोन करने पर मालूम हुआ कि वह वहां से चली गई है। तभी भड़ाक से कैबिन का दरवाजा खुला और सब इंस्पेक्टर बंसल बगोले की तरह भीतर दाखिल हुआ। यह क्या हरकत हुई? सुनील हैरानी से बोला। तुम बोलो, यह क्या हरकत हुई? बंसल कठोर स्वर में बोला। क्या किया तुमने? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? सुनील बौखला कर बोला। तुम्हें नहीं मालूम तुमने क्या किया है? जब तक कुछ बतलाओगे नहीं कैसे मालूम होगा कुछ मुझे? कैसे शरारती आदमी हो तुम। खुद ही मेरा ध्यान अनिल बहल की तरफ आकर्षित किया और खुद ही उसे फरार हो जाने की राय दे डाली। क्या मतलब? तुमने अनिल बहल को उसके होटल में फोन नहीं किया? मैंने? कब? 9:15 बजे के करीब। नहीं तो मैं भला उसे फोन क्यों करता? झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ।
सुनील झल्लाकर बोला, मैं भला उसे क्यों फ़ोन करता? तुम? अरे पहले बात तो बताओ, हुआ क्या है? 9:15 बजे के करीब तुमने प्रकाश होटल में अनिल बहल के लिए फ़ोन किया था। मैंने नहीं। ओके, 9:15 बजे के करीब किसी ने अनिल बहल के लिए प्रकाश होटल में फ़ोन किया था और उसने अपना नाम सुनील कुमार चक्रवर्ती बताया था। नहीं, सुनील अविश्वासपूर्ण स्वर में बोला। सुनते रहो, बंसल शुष्क स्वर में बोला। किसी ने 9:15 बजे अनिल बहल को फ़ोन किया, उसे अपना नाम सुनील कुमार चक्रवर्ती बताया और उसे बताया कि कृष्ण बिहारी लाल का कत्ल हो गया था और वह उसके कत्ल के इल्जाम में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाने वाला था। फ़ोन करने वाले ने यह भी कहा कि पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सूत्र लगे थे जो अंजना मलिक की जान भी सांसद में फंसा सकते थे, और यह कि अंजना मलिक पहले ही कहीं खिसक गई थी और अंजना मलिक की और उसकी अपनी भलाई भी इसी बात में थी कि वक्ती तौर पर वह पुलिस की गिरफ्त से बचा रहे। फ़ोन करने वाले ने उसे राय दी थी कि सबसे अच्छा यही था कि वह फौरन नगर से बाहर कहीं फूट जाए। बंसल साहब, किसी ने मेरे नाम का पेजा इस्तेमाल किया है, सुनील आवेशपूर्ण स्वर में बोला। मैंने अनिल बहल को फ़ोन नहीं किया। तुमने नहीं किया तो ऐसा किसने किया? मुझे क्या पता किसने किया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और मैं यह बात सिद्ध कर सकता हूँ। कैसे? तुम कहते हो कि मैंने अनिल बहल को 9:15 बजे फ़ोन किया था और उसे बताया था कि कृष्ण बिहारी लाल की हत्या हो गई थी। ठीक ठीक, लेकिन 9:15 बजे तो अभी मुझे मालूम भी नहीं था कि कृष्ण बिहारी लाल की हत्या हो गई थी। उस वक्त तो अभी तुम्हें भी यह बात बस मालूम हुई ही थी और मुझे कृष्ण बिहारी लाल के कत्ल की खबर अभी तुम्ही ने थोड़ी देर पहले इसी ऑफिस में दी थी। तो फिर फ़ोन किसने किया? हत्यारे ने। उसी को पुलिस से भी पहले मालूम हो सकता था कि कृष्ण बिहारी लाल का कत्ल हो गया था, लेकिन हमें तो हत्या का अंदेशा या अनिल बहल पर है और या अंजना मलिक पर। अनिल बहल अपने आप को तो फ़ोन करने से रहा, और अंजना फ़ोन करते वक्त मर्दानी आवाज़ कैसे निकाल सकती है? शायद उसने फ़ोन किसी से करवाया हो, रमाकांत बोला। आपकी तारीफ? बंसल बोला। ये मेरे दोस्त रमाकांत हैं। तुम्हारे यहाँ आने से पहले हम इस केस के बारे में ही बातें कर रहे थे। आई सी, बंसल बोला। सुनील, तुम कसम खाकर कहते हो कि अनिल बहल को तुमने फ़ोन नहीं किया था? मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने अनिल बहल को फ़ोन नहीं किया था, सुनील बड़ी संजीदगी से बोला। अच्छी बात है, बंसल उठता हुआ बोला। फिलहाल मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आऊँगा और मुझे इंस्पेक्टर प्रभुदयाल जी से तुम्हारे बारे में बात करनी होगी। जरा 1 मिनट बैठो, सुनील ने आग्रहपूर्ण स्वर में बोला। क्या बात है? बंसल बोला। उसने बैठने का उपक्रम नहीं किया। विस्की पियो, सुनील ने बोतल की तरफ इशारा किया। नहीं, बंसल शुष्क स्वर में बोला। मैं ड्यूटी पर हूँ। फिर क्या हुआ? अरे कहा ना नहीं, तुम क्या कहना चाहते थे? अनिल बहल की कार सुभाष मार्ग पर कृष्ण बिहारी लाल के फ्लैट वाली इमारत के पास कहीं कत्ल के समय आसपास खड़ी थी। यह बात इतनी जल्दी पुलिस को कैसे मालूम हो गई? यह बात तुम्हें कैसे मालूम हो गई? बंसल उसे घूरता हुआ बोला। मुझे तो इसलिए मालूम हो गई क्योंकि पुलिस को मालूम हो गई है। तुम लोगों ने यह बात प्रेस से छुपाकर रखने की कोशिश थोड़ी ही की है। लेकिन जब कार की बात हुई थी उस वक्त तुम तो वहाँ नहीं थे। मैं क्या ब्लास्ट में काम करने वाला इकलौता रिपोर्टर हूँ? हमारे एक अन्य रिपोर्टर ने मुझे खबर दी थी कि पुलिस को आनन फानन मालूम हो गया था कि अनिल बहल की कार कत्ल के समय आसपास सुभाष मार्ग पर खड़ी थी। देखो, मैं पुलिस की एफिशिएंसी से नावाकिफ रही हूँ। चाहे ट्रैफिक पुलिस ने उस कार का वहाँ गलत पार्किंग का चालान किया था, लेकिन फिर भी यह जान लेना कि तब तक कार जो कि वास्तव में किसी और की थी, अनिल बहल के अधिकार में थी, और इस बात का कृष्ण बिहारी लाल के कत्ल से आनन फानन तालमेल भी बिठा लेना पुलिस की करिश्मा साज एफिशिएंसी का नमूना है। मैं नहीं मानता कि एकाएक राजनगर की पुलिस इतनी उस्ताद हो गई है। तो फिर तुम्हारे ख्याल से हमें कार की खबर कैसे लगी? किसी गुमनाम टिप द्वारा। ऐसी गुमनाम टिप पुलिस को अक्सर मिलती रहती है। बंसल तनिक हिचकिचाया और फिर बोला, तुम्हारा ख्याल ठीक है। किसी ने पुलिस हेडक्वार्टर फ़ोन करके सूचना दी थी कि कृष्ण बिहारी लाल की हत्या के समय के आसपास उसके फ्लैट वाली इमारत के समीप कहीं अनिल बहल की कार खड़ी देखी गई थी। उसी गुमनाम कॉल में हमें यह भी बताया गया था कि अनिल बहल अंजना पर मरता था और उसी की सलामती की चिंता में दुबला हुआ वह राजनगर पहुंचा था। हमें यह भी बताया गया था
कि अनिल बहल बड़ा गुस्सैल आदमी था और वह कृष्ण बिहारी लाल से तब भी बहुत जलता था जब वह टैलेंट कॉन्टेस्ट के चक्कर में विशालगढ़ गया था। हमें बताया गया था कि अनिल बहल राजनगर आया ही कृष्ण बिहारी लाल के कत्ल के इरादे से था। फोन करने वाला कौन था, औरत या आदमी? हेडक्वार्टर में जिसने फोन सुना था वह इस बात का कोई फैसला नहीं कर पाया था कि फोन करने वाली औरत थी या आदमी। वह कहता है कि जो भी बोल रहा था जानबूझकर आवाज बिगाड़कर बोल रहा था, और या तो वह बहुत मोटी आवाज वाली औरत थी और वह बहुत महीन आवाज वाला आदमी था। फोन करने वाला वही आदमी हो सकता था जिसने मेरा नाम लेकर अनिल बहल को फोन किया था। क्या कहा जा सकता है? सुनील खामोश हो गया। फिर बंसल वहां से विदा हो गया। मैं भी चलता हूँ। उसके जाने के बाद रमाकांत उठता हुआ बोला। ओके, सुनील बोला। कोई नई बात हो तो खबर करना। क्लब में आओगे? देखो, रमाकांत ने अपने 4 मीनार के पैकेट में से आखिरी सिगरेट निकालकर सुलगाया, अपने गिलास में से विस्की का आखिरी घूंट पिया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के समीप पहुंचकर वह ठिठका, फिर वह वापस लौटा। उसने पहले अपने खाली गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर सोचकर हाथ वापस खींच लिया। फिर उसने मेज पर पड़ी बोतल उठाई और उसी को मुंह लगाकर उसमें से एक जितना बड़ा घूंट भरा जा सकता था भर लिया। तुरंत उसका चेहरा लाल हो गया था। उसकी आंखें बाहर को उबल आई, उनमें से आंसू बहने लगे और वह जोर जोर से खांसने लगा। इनकलाब जिंदाबाद हो गया, वह आंसू पोंछता हुआ भर्राए स्वर में बोला। कोशिश जारी रखो प्यारे लाल, किसी दिन यूं ही राम नाम सत्य है हो जाएगा। तो हो जाए, राम नाम सत्य है होने से बचाने के लिए शराब पीना छोड़कर मैं पेशाब तो पीने से रहा। 4 साल में संपूर्ण नशाबंदी हो रही है, उसके बाद क्या करोगे? हो जाए, मैंने 400 साल के लिए काफ़ी स्टॉक यूथ क्लब की बेसमेंट में छुपाकर रखा हुआ है। मैं छापा पड़वा दूंगा। 4 साल बाद ना? हाँ, उसकी नौबत नहीं आएगी। तब तक ऐसे लोगों में से कोई जिनके फट्टे में तुम टांग अड़ाते रहते हो ज़रूर तुम्हारे फ्लैट पर आकर तुम्हें कत्ल कर जाएगा। सुनील हंसा, रमाकांत भी हंसा। विस्की की बोतल में अभी काफ़ी विस्की बाकी थी। उसने फिर उसकी तरफ देखा, लेकिन जल्दी ही निगाह फिरा ली। बोतल साथ ले जाओ, सुनील बोला। नहीं, रमाकांत बोला और जल्दी से वहां से बाहर निकल गया। पीछे बैठा सुनील बड़े विचारपूर्ण ढंग से मेज ठकठकाता रहा। उसके दिमाग में 2 बातें हथौड़े की तरह बज रही थी। अंजना मलिक उसकी राय के अनुसार लवलीन प्रभा के फ्लैट से होटल में जाकर भी एकाएक वहां से फुट क्यों गई थी? उसने यह क्यों कहा था कि वह लवलीन प्रभा की अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुजारी शाम की कहानी को जरूर चेक करे? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।